एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 30 हमारा पर्यावरण। फ्रेंड्स, पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण शब्द से तात्पर्य है कि हमारे चारों ओर पाया जाने वाला आवरण ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अगर एनसीईआरटी को देखें तो हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग टेलीविजन पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास के लोगों द्वारा प्राय किया जाता रहा है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण या वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले हुआ करता था। कुछ कहते हैं कि हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, अन्योन्य क्रियाएं यानी इंटरेक्शन करते हैं, तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव तथा हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि परितंत्र क्या है और इसके संघटक क्या हैं। परितंत्र परितंत्र का निर्माण जैव और अजैव घटकों के मिलने से होता है। अर्थात एक परितंत्र में सभी जीवों के अजैव घटक और जैव घटक सम्मिलित होते हैं। जैव घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, वहीं अजैव घटकों के अंतर्गत टेम्परेचर, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि सम्मिलित होते हैं। अगर एनसीईआरटी को देखें तो सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। यानी कि ये सभी जो है वो क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं आपस में और प्रकृति में एक संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से ही परितंत्र का निर्माण करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि सभी जीव यानी जैव घटक में सभी जीव हो गए जो लिविंग होते हैं और अजैव कारक मिलकर ही किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। अर्थात एक परितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक और अजैव घटक सम्मिलित होते हैं। भौतिक कारक जैसे कि ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट, पक्षी जैसे जंतु भी दिखाई देते हैं। यह सभी क्या है? सजीव हैं और ये आपस में अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। क्योंकि घास को कीट खाता है और कीट को मेढक खाता है, तो ये सब क्या हो गई? इंटरेक्शन हो गए, अन्योन्य क्रियाएं हो गई तथा इनकी वृद्धि, जनन तथा अन्य क्रियाकलाप परितंत्र के अजैव घटकों द्वारा भी प्रभावित होते हैं। अर्थात यह बगीचा एक परितंत्र है। वन, तालाब तथा झील परितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक पर्यावरण है, जबकि बगीचा, खेत मानव निर्मित यानी कृत्रिम परितंत्र है। दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा पर्यावरण क्या होता है। हमारे चारों ओर पाया जाने वाला आवरण ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। परि प्लस आवरण यानी हमारे चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है। परितंत्र किसी भी परितंत्र का निर्माण उसके जैव और अजैव घटकों से होता है। जैव घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक यानी लिविंग और अजैव घटकों के अंतर्गत टेम्परेचर, प्रेशर, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज तत्व इत्यादि सम्मिलित होते हैं। परितंत्र के प्रकारों की बात करें तो परितंत्र जो है दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक परितंत्र और मानव निर्मित परितंत्र। ये हमने यहाँ पढ़ा था, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक यानी नेचर द्वारा बनाया हुआ और मानव निर्मित यानी कि ह्यूमन ने जिसको बनाया हो। तो प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत आते हैं वन, तालाब और झील। आप वन में देखिए तो वन में पेड़ होते हैं, उन पर कुछ जीव आश्रित होते हैं। इसी तरीके से तालाब में भी और झील, इसमें हमको जीवों के बारे में जानकारी मिलती है। वही मानव निर्मित परितंत्र में आप देखें तो बगीचे का परितंत्र, खेत का परितंत्र। खेत अपने आप तो नहीं उगता है, उसको ह्यूमन तैयार करता है। तो ये क्या हो गए? मानव निर्मित परितंत्र हो गए। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार जीवों को उत्पाद, उपभोक्ता एवं घटक वर्गों में बांटा गया। यानी जीव जो होते हैं उनको, लिविंग जो होते हैं जैव घटकों को उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक में बांटा गया है। आइए स्मरण करने का प्रयास करें जो हमने स्वनिर्वाह परितंत्र स्वयं बनाया है। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा एवं स्टार्च का निर्माण करते हैं? सभी हरी पौधे एवं ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीली हली शैवाल। फ्रेंड्स, ये एल्गा नहीं है, ये एक प्रकार के बैक्टीरिया है, बीजीए। ठीक है, इनको बोलते जरूर हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गी
लेकिन ये क्या है, एक प्रकार के बैक्टीरिया हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। ये सभी काय में आते हैं, उत्पादक में आते हैं। तो उत्पादक में कौन आते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि जो खाना बनाते हैं। इसमें ग्रीन प्लांट आते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की क्षमता होती है और ये भोजन बनाते हैं। और उत्पादकों द्वारा तैयार किया गया भोजन जो है वो उपभोक्ता ग्रहण करता है। जब ये उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो अवघटकों का नंबर आता है, ये इनको डिकम्पोज कर देते हैं और इस तरीके से ये जो जैव घटक होते हैं उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो वापस मृदा में मिल जाते हैं। उत्पादक के अंतर्गत हमने पढ़ ही लिया कि हरे पौधे और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। उत्पादक जो होते हैं वो क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं और स्टार्च यानी कि शर्करा का निर्माण करते हैं, जो कि हमारा भोजन, पेड़ों का भोजन होता है। इसे उपभोक्ता बाद में ग्रहण करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि सभी जीव जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि उत्पादकों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। ये जीव जो उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि अगर पेड़ है, एक प्लांट है, तो प्लांट पर कौन निर्भर है, कीट है, तो कीट क्या है, उपभोक्ता है। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी परजीवी में भी बांटा जा सकता है। तो उपभोक्ता जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। अगर हम शाकाहारी का एग्जाम्पल देखें तो उपभोक्ता शाकाहारी उपभोक्ता कौन हो गया, शाकाहारी उपभोक्ता में आ गए हमारे कीट, जो कि किस पर डिपेंड होते हैं, टिड्डा जो है वो हरे पेड़ों को खाता है, शाकाहारी हो गया। उसके बाद मांसाहारी जैसे कि मेढक टिड्डों को खाता है। मेढक को कौन खाता है, मेढकों को स्नैक खा लेता है। और सर्वाहारी के अंतर्गत जो है वो मनुष्य भी आता है और जब इनकी मृत्यु आती है तो डिकम्पोजर यानी परजीवी। क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण आप बता सकते हैं? ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला यानी एक्वेरियम को साफ करना छोड़ दें तथा कुछ मछलियाँ एवं पौधे इसमें मर भी गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव ही अपमार्जक कहलाते हैं, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। वहीं जो अपमार्जक होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलने वाले कौन होते हैं, अपमार्जक होते हैं। वहीं अब कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। ठीक है, सनलाइट क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, तो आपको याद रखना है। कहाँ थे हम, वापस आते हैं, बदल देते हैं, जो मिट्टी में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार एक साइकिल चलती रहती है, यानी कि जीव उत्पन्न हुआ, उसके बाद मरने के बाद वो पुनः मिट्टी में मिल गया। बोलते हैं ना कि सबको मिट्टी में ही मिलना है मरने के बाद। इसकी अनुपस्थिति में मृत जंतु एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ये अपमार्जक नहीं हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा पौधों जंतुओं पर? क्या अपमार्जक के न रहने पर भी मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति हो पाएगी, यानी कि मिट्टी के जो तत्व है वापस मिट्टी में मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे ना, तो अपमार्जक भी जरूरी है, यानी प्रत्येक घटक जरूरी है। ये कुछ एक्टिविटी है, इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है कि क्रियाकलाप 13.4 में हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई है, जिसमें वो पीछे की एक्टिविटी का है। यहाँ से हम पढ़ते हैं आहार श्रृंखला क्या होता है। अब आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी ही एक पोषी स्तर कहलाता है। क्वेश्चन बन जाता है कि पोषी स्तर क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, यानी कि जो फूड चेन होती है ना, फूड चेन यानी कि किसी को कोई खा रहा है, जैसे ये है पेड़ पौधों को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया, शेर मर गया तो वल्चर वगैरह गिद्ध वगैरह उनको खा जाते हैं, तो एक चेन बन गई। एक चेन ये है, ऐसी दूसरी चेन एक ये है, टिड्डा खा रहा है घास को, फिर टिड्डे को मेढक को सांप ने, सांप मर गया तो उसको वल्चर गिद्ध वगैरह, सांप को गिद्ध वैसे भी ले आता है, ठीक है, चील वगैरह, तो ये एक श्रृंखला बन गई। इस प्रकार जो प्रत्येक जो खाद्य श्रृंखला होती है ना, इसमें जो प्रत्येक चरण जो होता है खाद्य श्रृंखला का, प्रत्येक चरण यानी कि ये सारे क्या है, पोषी स्तर कहलाते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक चरण ही क्या कहलाता है, पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर, यानी कि ये क्या होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, स्वपोषी अपना खाना खुद बनाते हैं, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये प्रथम
पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय, इस तरीके से पोषी स्तर होते हैं। ठीक है, और ये जो प्रथम पोषी स्तर होते हैं स्वपोषी, वो क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का स्त्रीकरण करके विषम पोषियों तथा उपभोक्ताओं के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। यानी कि शाकाहारी प्रथम, फिर यानी कि उत्पादक क्या है, प्रथम पोषी स्तर, शाकाहारी द्वितीय, मांसाहारी तृतीय और सर्वाहारी जो होते हैं चतुर्थ पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि जो भोजन हम क्या करते हैं, खाते हैं, हमें क्या पर उससे मिलता है, ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा हमको मिलती है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों में की परस्पर अन्योन्य क्रियाओं में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ये हमें खाना किससे मिलता है, प्लांट से मिल रहा है, तो ऊर्जा का जो होता है एक घटक से दूसरे घटक में प्रवाह होता रहता है। स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है, यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक होती है। स्वपोषी से ऊर्जा विषम पोषियों में तथा अवघटों में जाती है, जैसा कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में भी ह्रास हो जाता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यानी कि जो हरे पौधे होते हैं वो सौर ऊर्जा का उपयोग करके जो भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो कितना भाग उसका यूज़ करते हैं सौर ऊर्जा का, 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और फिर उसको शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी ग्रहण करते हैं। अंत में वो क्या होता है, बाद में ऊर्जा का ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, और एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो औसतन जो होता है, ठीक है, एनर्जी, वो 10% लॉ के अनुसार होता है। इसको लैंडमैन लॉ बोलते हैं। यानी कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये सौर वाला है और ये प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर 10% ऊर्जा, ठीक है, पहुँचती है। अगर हम आहार श्रृंखला की बात करें तो आहार श्रृंखला होती है, उसमें कितने स्टेप होते हैं, 3 या 4 चरण होते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो निचला जो ट्रॉफिक लेवल होता है ना, उसमें जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है। क्योंकि देखो, एक मनुष्य है, मनुष्य आप देखिए, आप जो है वो आटा खाते हैं। आटा किससे बनता है, गेहूँ से बनता है ना। और गेहूँ जो होता है, आप तो एक अकेले हैं, आप है ना आटा खाते हैं, रोटी बनाते हैं आटे की, ब्रेड वगैरह, ठीक है, ये सब आटे से ही बनता है। अब आप तो अकेले एक इंसान है, लेकिन जो गेहूं के पेड़ होंगे वो तो बहुत सारे होंगे ना, पौधे, तो वो क्या होंगे, निचले ट्रॉफिक लेवल हो गए। ठीक है, और उनकी संख्या सबसे अधिक है। तो याद रखना, सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, उत्पादक स्तर पर संख्या सर्वाधिक होती है। जो आहार श्रृंखलाएं होती हैं ना अलग अलग, उनकी लंबाई वगैरह में भी काफ़ी अंतर होता है। जब कई सारी आहार श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो एक क्या बनाती हैं, ये फूड जाल, ठीक है, फूड वेब, खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। तो खाद्य जाल क्या है, जीवों के मध्य, ये विभिन्न सारे जीव है ना, तो इनके मध्य जो आहार संबंध है, मतलब किस तरीके से खाना खा रहे हैं, क्या है, तो इनके आहार संबंधों का एक जाल बनता है। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं। जीवों के मध्य आहार संबंधों का एक जाल ही क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है, आहार जाल कहलाता है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद है ऊर्जा जो होती है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह कैसा होता है, एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है, एक स्तर से दूसरे स्तर पर होता रहता है। ठीक है, और ऊर्जा जो होती है उसका कुछ हास भी होता है, आता है। ठीक है, मतलब 100% ऊर्जा एक से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होती, ओनली 10% ऊर्जा का होता है ट्रांसफ़र। ठीक है, इसे लैंडमैन लॉ कहते हैं, याद रखना। ये शीर्ष पर कौन होता है, मांसाहारी। इधर अगर हम देखें तो सूर्य का प्रकाश का यूज़ करके उत्पादक भोजन बनाते हैं, उसको शाकाहारी ग्रहण करते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी। मांसाहारी को कौन खाता है, सर्वाहारी खाता है। ठीक है, जिसको शीर्ष मांसाहारी कहा गया। ऊर्जा का प्रवाह इस तरीके से हो रहा है। इसके बाद है आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक जो तत्व होते हैं वो हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो पेस्टिसाइड्स, वेडिसाइड्स, कीटनाशक, फर्टिलाइज़र का यूज़ खेतों में होता है। अब इनका खेतों में हम यूज़ करते हैं, बढ़िया, हमारे कीड़े लगे हैं, फसल बढ़िया खूब सारी हो। अब क्या होता है, इनका एक्यूमुलेशन, जमाव होता रहता है धीरे धीरे, और वो क्या है कि
नदियों में चला जाता है जल बह के बारिश के साथ, और उसको नदियों में क्या होती है, मछलियाँ होती हैं, तो मछलियों में वो प्रदूषक तत्व जो होते हैं ना वो जमा होते रहते हैं। उनको कौन खाते हैं, हम लोग खाते हैं, तो हमारे में उनकी अधिक मात्रा पहुंच जाती है। ऐसे ही आपने सुना होगा कि एक टिक्लोफेन ड्रग होती है, ठीक है, उसका यूज़ हम किस में करते हैं, जो चौपाए वगैरह होते हैं ना उनमें यूज़ किया जाता है। उस पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है। उससे क्या हुआ था कि उसका हम यूज़ करते हैं दुधारू पशुओं में। अब वो दुधारू पशु जब मर जाते हैं तो उनको कौन खाता है, गिद्ध खाता है, और गिद्धों की संख्या कम होने का एक प्रमुख कारण यही है, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि गिद्ध जो होते हैं वो अंतिम है, ठीक है, सर्वा, और उसके बाद सर्वाहारी है, और वो क्या करते हैं, जो मृत जीवन को खाते हैं, तो वो जो टिक्लोफेन ड्रग थी वो उनमें उसका बहुत एक्यूमली संचयन हो गया, ठीक है, और उनकी संख्या घटने लगी। तो इसे ही जैवावर्धन कहते हैं, यानी आहार श्रृंखला के माध्यम से हानिकारक रसायनों का जो शीर्षस्थ स्तर पर जो संग्रहण है उसे हम जैवावर्धन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इधर कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। फिर है ओजोन। ओजोन लेयर क्या होता है, तो ओजोन लेयर है वो कहाँ पाई जाती है, ओजोन लेयर जो होती है वो समताप मंडल, ठीक है, उसमें पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। हालांकि क्षोभ मंडल में भी कुछ ओजोन होती है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, बैड ओजोन बोलते हैं, वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर होता है जिसमें जो पाई जाने वाली ओजोन हमारे लिए अच्छी होती है, इसे गुड ओजोन बोलते हैं। अब ओजोन का निर्माण कैसे होता है, देखो ऑक्सीजन जब अणु है ना वो अल्ट्रावायलेट रे के जब प्रेजेंट में क्या होते हैं, टूटता है और दो परमाणु बना लेता है ऑक्सीजन के, ठीक है। परमाणु ही मिलकर अणु बनाते हैं ना, तो अणु परमाणु में टूट गया। अब ऑक्सीजन का एक परमाणु जो टूटा था, ठीक है, वो ऑक्सीजन के एक अणु से मिल जाता है और क्या बनाता है, ओजोन बनाता है, ठीक है। तो ओजोन का निर्माण आपने समझ लिया। अब ओजोन जो होती है वो क्या करती है, ओजोन जो है वो हानिकारक जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है ना उनसे हमको सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो हमारी मानव गतिविधियां हैं उससे क्या है कि ओजोन जो परत है ना उस पर क्षरण हो रहा है। तो इस कारण, इसका प्रमुख कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका यूज़ रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, अग्निशमन यंत्र में किया जाता है, तो इसका यूज़ कम से कम हो, ठीक है। और ओजोन जब छिद्र हो, ओजोन जो लेयर जो थी उस पर क्षति हो रही थी, तो उसके बाद उस समय क्या हुआ कि जो पर्यावरण के प्रति जो चिंता रखने वाले विभिन्न जो हमारे कुछ महान लोग थे उनका ध्यान उस ओर गया, और 1987 में एक समिट हुई, ठीक है, सम्मेलन हुआ, और जिसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में ये सहमति बनी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 में जो था उस पर ही सीमित किया जाएगा, उससे ज़्यादा उसका उत्पादन नहीं किया जाएगा, जिससे कि जो ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, उसको रोका जा सके। और जो कंपनियां हैं वो कैसे रेफ्रिजरेटर बनाएंगी, क्लोरोफ्लोरो रहित, कार्बन रहित रेफ्रिजरेटर बनाएंगी। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड थी, 1987 में हुई थी, और लागू कब हुई थी, 1988 में क्वेश्चन आया था, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओजोन लेयर। इसके बाद है कचरा प्रबंधन क्या होता है, तो जो भी हम उत्पादन, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। तो फेंकने से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, तो उनका प्रबंधन आवश्यक है, इसे ही हम कचरा प्रबंधन कहते हैं। और इसके लिए कुछ एंजाइम जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं, जो कि उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। सबके लिए अलग अलग एंजाइम होता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसका पचाने वाला एंजाइम अलग होता है, वो एंजाइम प्लास्टिक को तो नहीं पचाता ना, तो सब क्रियाविधि अलग अलग होती है। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरण बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं वो पदार्थ, और जो अपघटित नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो जो अपघटित नहीं होते हैं, अक्रिय होते हैं, लंबे समय तक पर्यावरण में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, ये है। उसके बाद तो कुछ इतना है नहीं, बस ये तो एक्टिविटी वगैरह है, कुछ नहीं है, बस ख़त्म हो गया। और एक चीज़ और रखना, प्रयोज्य क्या होता है, ठीक है। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि प्रयोज्य चीज़ें क्या होती हैं, तो प्रयोज्य मतलब निर्वतनीय, मतलब डिस्पोजल टाइप की जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रयोज्य का, ठीक है। तो क्या होता था कि पहले हम क्या करते थे, जो कुल्हड़ होते थे ना, कुल्हड़ का यूज़ करते थे, कुल्हड़ों को हम क्या यूज़ करते थे, उससे पॉल्यूशन नहीं होता था, क्योंकि कुल्हड़ मिट्टी के होते थे। हमने पानी चाय वगैरह पी, रेलगाड़ी में उनको फेंक देते थे तो मिट्टी वापस उसमें मिल जाती थी। लेकिन अब क्या है, वैसे डिस्पोजल यूज़ हो रहे हैं प्लास्टिक के, तो वो क्या है, पर्यावरण को नुकसान के पहुँचाते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है इतना। तो उनको कम से कम यूज़ किया करना चाहिए, उन पर प्रतिबंध लगाना देना चाहिए, ठीक है। और
प्लास्टिक के डिस्पोजल के, कागज़ के डिस्पोजल का यूज़ करना चाहिए, मिट्टी का करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे जो कुम्हार हैं उनको भी क्या होगा कि उनको लाभ होगा, उनकी आय में वृद्धि होगी। बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे, ये एक्टिविटी वगैरह टाइप की है। और ये प्रश्न है अभ्यास प्रश्न। तो निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण यानी कि जिनका अपघटन हो जाता है, ठीक है। डिग्रेडेबल कौन है, घास, पुष्प, चमड़ा, हाँ डिग्रेडेबल हो जाते हैं। घास, लकड़ी, प्लास्टिक होती है कि नहीं होती ना, तो ये नहीं है। फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, ये सब हो जाते हैं। केक, लकड़ी, घास ये भी हो जाते हैं, तो एक नहीं है, बाकी सब है। कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, आहार श्रृंखला मतलब एक दूसरे को खाना होता है। तो घास, गेहूँ, आम, ये तो कुछ नहीं बन रहा ना। घास को गेहूँ तो खाता नहीं है, गेहूँ को आम। घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है, ये बन गया। बकरी को गाय खाती है क्या, नहीं खाती, तो ये भी नहीं है। घास को मछली भी नहीं खाती, ये भी नहीं, तो ये है। इसके बाद है कौन पर्यावरण मित्र कौन होंगे, जो बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाए। हाँ, अभी हम मॉल वगैरह जाते हैं तो हमें प्लास्टिक के जो बैग होते हैं उनमें नहीं मिलता है, ठीक, कपड़े के थैले मिलते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है, ठीक है। तो कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट पंखे बंद कर देना, ठीक है। या माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय विद्यालय खुद पैदल चले आना, तो ये सब क्या है, हमारे पॉल्यूशन नहीं फैला रहे ना, तो ये क्या है, पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। बाकी तो ये क्वेश्चन है कुछ, क्या होगा यदि हमें एक कुपोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे, तो क्या होगा, जो फूड चेन होगी वो गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तर के पर अलग अलग होगा। हाँ होगा भाई, क्यों नहीं होगा, सब एक पर डिपेंड है ना। वायु आवर्धन क्या होता है, जैविक आवर्धन में बताया था कि क्या होता है, जो फूड चेन होती है उसमें जो अंतिम स्तर होता है उसमें जो अजैव घटक होते हैं जिनका डिग्रेडेशन नहीं होता है, ठीक है, वो अजैव निम्नीकरण है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, उनका एक्यूमुलेशन होता रहता है, ठीक है, और उसको नुकसान पहुंचाता है, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो पॉल्यूशन की एक महत्वपूर्ण समस्या है, भूमि बंजर हो रही है, और भी समस्याएं हैं। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरण हो तो क्या पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डिग्रेडेबल अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, इसको सीमित रखने के लिए क्या कदम उठाया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उठाया गया है, ठीक है। 16 सितंबर 1987 लागू हुआ था 89 से। तो ये हो गए हमारे अभ्यास प्रश्न, और उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार पढ़ लेना। मिलते हैं क्लास 10 के अगले चैप्टर के साथ, देखने के लिए धन्यवाद।